नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है, वो है मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर। और आप जानते होंगे कि इसके अंदर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। लोगों ने जो इस शोबे से मुंसलिक हैं उन्होंने तो बड़ी तारीफ़ें की हैं हुकूमत की कि जनाब काम बड़ा बेहतरीन हो गया है। एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं कहूँगा कि मुनासिब इजाफा देखा जा रहा है और हुकूमती सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। साबका हुकूमत ने शायद मुसाबकती अमल को देखते हुए इतना कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए शायद नहीं किया। जो टेक्सटाइल सेक्टर वाले कहते हैं वही बातें आपके सामने आगे बयान कर रहा हूँ। जो प्रोग्रामों में कहते हैं, सही कहते हैं गलत कहते हैं, वो अब फैसला आप लोग कीजिएगा। और यही था कि मुसाबकती अमल कुछ इस तरह का था, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट कुछ इस तरह की थी कि बहुत सारे और स्पेशलिस्ट नेशंस डेवलप हो रहे थे। बांग्लादेश बहुत सारा बिज़नेस पाकिस्तान का ले गया और कुछ शहर दे लोग भी जालम सिंह को सानू मरन का शौक सी, हमने भी बहुत सारे गलत काम किए। और कंबोडिया भी ले गया बहुत शेयर, वियतनाम भी ले गया बहुत सारा, मतलब रीजन का शेयर। जहाँ पाकिस्तान एक ज़माने में रीजन के अंदर अपने साइज़ के हिसाब से एक बड़ा अच्छा मुल्क तस्वर किया जाता था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हिसाब से। फिर ये कि फालतू की महाज़ाराई वेस्टर्न पावर्स के साथ बेवजह के पंगे, जो टेक्सटाइल के मेजर कंज्यूमर्स हैं हमारे यानी वेस्टर्न कंट्रीज़, उनके साथ अजीब व गरीब किस्म का रवैया, तबीयत मिजाज ना रखना, मार्केट डेवलपमेंट के बजाय मार्केट के ख़िलाफ़ जाना। क्योंकि मार्केट डेवलप तब होती है जब आप न्यू जोग्राफिकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैं कहूँगा पुअर ट्रेड डिप्लोमेसी, पुअर पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसने सब ने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के जो माशी माहौल है उसको ख़राब करने में। और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में मैं कहता हूँ लीप्स एंड बाउंड्स पाकिस्तान तरक्की कर सकता था, बट वो कहते हैं ना वी मिस द बस। लेकिन स्टिल देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट वी कैन सस्टेन। क्योंकि अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि नॉन ट्रेडिशनल की तरफ तो हम जाने से रहे। ये सारी बातें हैं। इन रियलिटी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कह सकते हैं कि इस वक्त HR की इन्वायरमेंट हमारे पास जो क्रिएटेड है वो टेक्सटाइल में ही है, इसके अलावा और किसी सेक्टर के पास है नहीं। बाकी राइस में है, हमने अभी गुफ्तगू की भी होगी तो आपने देखा होगा राइस में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेदर का भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा करेंगे, लेकिन लेदर में भी बड़ा लिमिटेड पोटेंशियल है। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन कुछ हम कर पाए नहीं। फिर वो कहते हैं कि जनाब वैल्यू एडिशन इतना ऐड करती है तो हम ब्रांडिंग करेंगे तो और ऐड होगा। ब्रांड यार पहले अपने मुल्क का ब्रांड तो ठीक कर लो, ब्रांड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का इमेज तो ठीक कर लो। हमारे मेहमान अभी हाल ही में एक्सपो 2020 से वापस भी आए हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने अटेंड की थी कोई 1.25 हफ्ता पहले। तो इनसे जनाब जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI, वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया नासिर। बात कुछ ऐसी है बेग साहब कि पाकिस्तान कहता है कि जनाब हम नॉन ट्रेडिशनल की तरफ जाएं, वो नॉन ट्रेडिशनल की तरफ हम नहीं जा सकते। ट्रेडिशनल के अंदर सबसे बड़ा चंक ऑफ एक्सपोर्ट्स कम्स थ्रू टेक्सटाइल्स। बिल्कुल है। टेक्सटाइल्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इधर भी चूँकि 2 शाखों में ये टूट गया है, होना नहीं चाहिए ऐसे, सबको मुतारिक रहना चाहिए। लेकिन एक कहते हैं हम वैल्यू एडेड है, दूसरे कहते हैं जनाब एप्टमा, आप पता होगा। दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है और मैं तो सबके साथ इज़्ज़त से चलता हूँ, आपस में भी इज़्ज़त से चलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा शो करते हैं कि हम 2 सेपरेट हैं। लेकिन नंदलेस हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा तो ताल्लुक़ इससे है कि इन टोटलिटी टेक्सटाइल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा करना चाहिए, क्या क्या मराहत मिली हैं और एक्सपेंशन की गुंजाइश है या नहीं। जी, आज आपने जिस सेक्टर पे बात करने को कहा है वो हमारे मुल्क इकॉनमी का सबसे अहम सेक्टर है। टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है $26 बिलियन है, तो उसमें $13 बिलियन से ज़्यादा, $13.5 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की, और इसका GDP में 8 से 10% हिस्सा बनता है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 38% जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल से आती हैं, तो जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया और मुल्क की एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम सेक्टर है। टेक्सटाइल की कारकर्दगी पर बात करूँगा तो आपने ये देखा कि पिछले 4 महीने में जुलाई से अक्टूबर तक हमारी $6 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई है, जो 26% ग्रोथ को बताता है। क्योंकि पिछले साल इन्हीं
4 महीनों में 4.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। क्यों बढ़ गई एक्सपोर्ट? 2 वजूहत। एक तो हुकूमत ने कोविड को पाकिस्तान में इस तरह से हैंडल करा कि बाहर एक तासुर ये गया कि हम वक्त पे डिलीवरी कर सकते हैं, हमारी शिपमेंट जो है वक्त पे हो जाएंगी और जो बायर है उसको अपने गुड्स वक्त पे मिल जाएंगी, और हमने इसको करके भी दिखाया। दूसरी चीज़ जो इसको वज़ीर आज़म साहब ने, हमने अपटमा ने मीटिंग की थी कि हमें टैरिफ एनर्जी के जो हैं वो आप एट पार करके दें, तो उन्होंने $6.5 MMBTU गैस और 8 सेंट्स बिजली के हमें दिए थे, जो जून में एक्सपायर होते, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया मज़ीद। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो ये था कि वो टैरिफ उन्होंने एट पार हमें करके दे दिए, नहीं तो हम एनर्जी में, बिजली और गैस में बिल्कुल आउट थे। 1/3 हमसे बांग्लादेश की कम गैस जो है उसकी कीमत होती थी। अब सवाल ये है कि सेक्टर ने इस साल तो 4 महीने में इन वजूहत की वजह से बेहतर परफॉर्म करा, लेकिन उसके अब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिससे उसकी ग्रोथ पे मुझे लग रहा है असर पड़ेगा। पहला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि गैस की लोड शेडिंग आ गई है। पंजाब में टेक्सटाइल सेक्टर को भी टैक्स की, ये गैस की लोड शेडिंग अप्लीकेबल कर दी है। यहाँ के आपने देखा वो ये है कि हमारे यहाँ साइट एसोसिएशन ने, चैम्बर ने, दूसरी एसोसिएशनों ने भी, कोरंगी वगैरह ने सख्त एतराज़ करा है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को गैस लोड शेडिंग की जा रही है, नहीं मिल रही। तो पहला हमारा यह है कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होंगी। दूसरी चीज़, कंटेनर खाली नहीं मिल रहा है। हमारे कंटेनर जो हैं, एक 40 फीट कंटेनर जो मेरी कंपनी कम अज़ कम, मैं उसके क्योंकि मुझे रेट पता है, जब जर्मनी भेजती थी होम टेक्सटाइल तो वो लगता था $1200, आज उसका 7000 है, लेकिन बीच में ये $8000 तक पहुंच गया था, 700% ज़्यादा। तो पूरा प्रॉफिट ये से इरोड हो रहे थे। तीसरी चीज़ जो है, DLTL और इनकम टैक्स के रिफंड वापस नहीं दिए गए हैं और मार्कअप बढ़ना शुरू हो गया है। मार्कअप में आपने देखा पहले 1.5% बढ़ाया, फिर 1% बढ़ाया, तो 2.5% बढ़ने के माने है 3.5-4% मार्कअप टोटल बैंक वाले बढ़ा देंगे। तो ये आप अगर बात कर रहे हैं 14% की, तो उससे फिर नए सरमाएकारी नहीं होगी। और जो चीज़ सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि कॉटन जो हमारा रॉ मटेरियल है कॉटन, उसकी प्रोडक्शन बुरी तरह से मुतासिर हुई। लास्ट ईयर जो साल ख़त्म हुआ है, हमारी 13 मिलियन बेल होती थी जो हदफ था, उसके बदले में 8 मिलियन बेल बमुश्किल मिली, 7.5 पौने 8 मिलियन बेल। तो आपको फिर 3 मिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। 3 मिलियन बेल के लिए आपको $1.5 से $2 बिलियन का ज़ख़ायर में से, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर से आपको पे करना पड़ा है और इंपोर्ट बढ़ी। तो जब तक टेक्सटाइल की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रॉ मटेरियल है मुकामी, यानी मुल्क में उगाने वाला, मुल्क में पैदा करने वाला, और उसकी आपने जो वायबिलिटी थी वो ख़त्म कर दी, तो टेक्सटाइल सेक्टर तो ख़त्म हो जाएगा। इसकी यही शान थी हमारी कि हमारे अपने मुल्क में जो ज़रूरत हमें कॉटन की होती है 12-13 मिलियन बेल, वो सब हम पैदा करते थे, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर देते थे कॉटन जो निचले ग्रेड की थी। तो आज आप कॉटन इंपोर्ट करके टेक्सटाइल सनत को कैसे मुकाबलती बनाएंगे? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ये तो उड़ा के रख देगा आपको। तो एक मेरी दरख्वास्त यही है पॉलिसी मेकर से कि अपनी टेक्सटाइल सनत को अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी परफॉर्म करे, तो रॉ मटेरियल उसका मकामी दस्तियाब हो, उस पर आप सेल्फ रिलायंस हो, वो इंपोर्ट करके आप प्रॉफिट उनको दे के आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं पकड़ सकते, बारे में नहीं आएगा, आप महंगे हो जाए, आपकी मुकाबलती सिकत नहीं रहेगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और जो मैं बदलाऊँ, जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है और हमें जिक्र करना चाहिए तनकीद के साथ साथ, वो ये पिछले 2 सालों में स्टेट बैंक ने एक टर्फ पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने मशीन इंपोर्ट करने के लिए 2 से 3% के ऊपर इंपोर्ट अलाउ की थी। आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि 450 अरब रुपए की एलसियाँ खुल गई हैं और अब वो एलसियाँ शिपमेंट हो रही हैं और आ रही हैं। यही वजह है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पे
जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि ये मशीनें आ रही हैं, दूसरी वजह है कि महंगी एलएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें फर्नेस ऑयल, क्रूड ऑयल है, और तीसरी खाने पीने की अशिया जो महंगी हो गई है, फूड स्टफ, और $9 बिलियन तक मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक्स पे वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ बात हो रही। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर का काफ़ी समअप कर दिया, क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा समअप कर दिया कि अब गुंजाइश कम रह गई गुफ्तगू करने की। अब तो बस इनसे यही बात कर सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल डिस्कशंस हमने सुनी हैं उनको किस हद तक हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने बयान करता हूँ, बेग साहब आप उसको बताइएगा। बेसिकली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी कैन बूस्ट एक्सपोर्ट्स like this and we can make exports double or whatever, but all of this is very unrealistic without capacity building. आप खुद एक इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं, ऑन ग्राउंड आपने काम किया है, आपको पता होगा अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना भी चाहते हैं तो इट टेक्स अराउंड अ ईयर, 2 years, मे बी समटाइम्स। देखिए ये जो मशीनरी आ रही है 450 अरब रुपए की, इसका इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो करें ना, मैं वो बहुत अच्छा देखेंगे। 450 अरब रुपए की, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो नई मशीनरी लगेगी तो इससे जॉब क्रिएशन होगा, जितना भी हो, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, आप अपनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, इसीलिए मशीन लगा रहे हैं। और वो कंट्री जीएसपी प्लस वगैरह जहाँ कंसेशनल फाइनेंस ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अलाउ है, वो मार्केट आप कैप्चर करेंगे। लेकिन इस वक्त ये सब अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि जब ये मशीनें लगेंगी तो आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा, आपकी बिजली की डिमांड भी बढ़ जाएगी, आपकी गैस की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि उन मिलों को इजाफी बिजली दे, इजाफी गैस दे? बैंक इस पोजीशन में है, स्टेट बैंक, के इजाफी 450 अरब रुपए की मशीनों को गेंद जो वर्किंग कैपिटल इजाफी की ज़रूरत होगी वो दे, जब जाके इसके समरात मिलेंगे। तो ये एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है जिसको अभी से हुकूमत ने पहले प्लानिंग की नहीं थी। मशीनें खुलते गए थे, अब एक साथ मशीनें आ रही हैं, 1 साल लगता है तकरीबन, तो आपके रिजर्व मशीनें आएंगी, इंस्टॉल होंगी, फिर उसके बाद पहले आपको पता है पहले तो पेबैक पीरियड निकलेगा, फिर उसके बाद जाहिर बात है कंपनीज उसको डिस्प्ले कर पाएंगी, बट रिजल्ट्स यू विल बी एबल टू से, रिजल्ट्स एनर्जी, यूटिलिटीज, वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए होगा, ये भी बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। नहीं लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, ये तो फाउंडेशन है ना जिसके ऊपर ये चीजें आएंगी, पहले तो फाउंडेशन ही नीचे नहीं है। आपको पता है कि काफ़ी दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम में वैसे डिस्कस हुआ ये, और आपको याद होगा कि हमने माजी बईद के अंदर ये बात की थी कि पाकिस्तान के ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल, पावर प्लांट्स आर नॉट इनफ, वी कैन प्रोड्यूस सरप्लस एनर्जी, बट जनरेशन तो हो रही है आपकी, लेकिन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ऑब्सलीट है आपका, उसमें टी&डी लॉसेस जिसको आप कहते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो बहुत ज़्यादा तो है, मनी उसमें पंप होना है। और मैं आपको क्लियर बात बता दूं, इसमें चाइना आपका किसी काम का नहीं, इसमें वेस्ट आपके काम आएगा जो इस चीज़ की स्पेशलिटी रखता है, और पास्ट में भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया। आप इस पर वर्किंग करें। देखें ये जो मुल्क के अंदर एक आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, यानी जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई कि वेस्ट के खिलाफ हो जाओ, वेस्ट के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, फिर अरब ममालिक के खिलाफ हो जाओ, फिर वो डॉलर दें, चुप हो जाओ, ये बड़ी ही बुरी, और पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ही ख़राब जा रही दुनिया में, क्योंकि इमेज अपने घर में नहीं होता, इमेज दूसरों के घर में होता है। और आपके बारे में ये इमेज आ गया कि जो इनको पैसे देता है ये उसकी वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। पहले अरब ममालिक के ऊपर तनकीद करते हैं, फिर उनसे पैसे मिलते हैं तो कहते हैं वाह जी वाह, या शेख, इस तरह सलूट मारना शुरू कर देते हैं। हमारी इज्जत बहुत कम हो रही है दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आगे आप लोग माने नहीं माने आपकी मर्जी है। जी देखिए फॉरेन पॉलिसी है, इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे हम बात करेंगे तो टॉपिक से हम हट जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि माशी तौर पे अगर आपका मुल्क मजबूत होता है, माशी तौर कोई बिजनेस ऐसा बता दें जो अपने क्लाइंट को गाली निकालता हूँ, सही है ना? कोई बिजनेस ऐसा बताएं जो अपने कस्टमर को गालियाँ निकालता हूँ। एक ये मैंने पहला मुल्क देखा है, अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जहां पे हमारे सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट वेस्ट है और हम उनको बुरा भला कहते हैं। आप मुझे कोई दुनिया का एक मुल्क दिखा दें। आप बेग साहब, आप मुझे, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस का पोटेंशियल बताएं, कस्टमर को गाली करते हुए एक बात कहूंगा और जो आपके बात का जवाब मिल जाएगा। जीएसपी प्लस के लिए अभी
अब उसकी जनवरी 2024 से रिन्यूअल हो रहा है मज़ीद 5 सालों के लिए। तो उनके एम्बेसडर्स और यूरोप के एम्बेसडर आए थे, मुझे भी बुलाया था बैरियट में। तो उन्होंने जब बात करी तो आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले 9 साल जो गुजरे, 8 और 9 साल, इसमें $25 बिलियन का इजाफी एक्सपोर्ट हमने यूरोपियन कंट्री जो 27 ममालिक का ब्लॉक के की है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट के तहत GSP प्लस जो हमको मैं मिला आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ। आप एक गारमेंट्स की दुकान में जाएं, दुकानदार से बोलें कि मेरे सामने अपना माल पेश करो, वो माल पेश करता जाए और बुरा भला कहता जाए, आपको बुरा भला कहता जाए, माल पेश करे, आपको बुरा भला कहे, आप बहुत बुरे हैं, आप जिस माशरे से आ रहे हैं वो बहुत बुरे हैं, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे साथ चीटिंग की है। देखिए, आप उस दुकान से नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ सर, बिजनेसमैन है आप, बिजनेस देखें, समझें बात को, वो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान ग्लोबली उन लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है जिन लोगों को माल बेच रहा है। सर आप समझें इस बात को। टोटली इत्तेफाक करूंगा कि जो हमारी सबसे बड़ी मार्केटें हैं वो एक अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। इन दोनों मार्केट में जब तक मुतबादिल मार्केटें नहीं मिले, हमने रिलाय करना है और कर रहे हैं। हमारी मेजर एक्सपोर्ट चाइना जो हमारे लिए कर रहा है ये उसको करना है, क्योंकि 15 अरब पता नहीं कितने, आप मुझे नहीं पता, आप यू टेल मी द फिगर, कितने की हम इंपोर्ट करते हैं उससे। कोई कब एक साहब आए थे $20 अरब कोट कर रहे थे। ट्रेड है टोटल 18 अरब मिला के, जिसमें 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट है और बाकी लॉप साइडेड है, बाकी वो इंपोर्ट कर रहे हैं हमें। और आपने ही एक दफा प्रोग्राम में बताया था कि ऑफिशियल फिगर्स कुछ और आए थे, उनके फिगर कुछ और आए थे, उसमें भी फर्क आया था, बहुत मेजर नहीं था पर अंडर इनवाइसिंग एलिमेंट था। बहरहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी तैयारी के। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। देखें बेग साहब, बात यह है कि टेक्सटाइल एक मुख्तलिफ शोबा है, ये आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन है। ब्रेक के दौरान आप मुझे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान ने डेनिम एक्सपोर्ट के अंदर चीन से सबकत हासिल कर ली, US को ना। तो देखें, अब एक मुख्तलिफ किस्म की डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैनों के ज़रिए, आप पता होगा तारीख में बिजनेसमैनों के ज़रिए ही डिप्लोमेसी की जाती थी। आपको पता होगा बहुत सारे ताजरी थे जो कि दूसरे ममालिक के अंदर बतौर एलची या रिप्रेजेंटेटिव्स जाया करते थे और तिजारत भी करते थे और उनके हुक्मरानों के साथ अपने ताल्लुकात भी उस्तवार करते थे ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। उनके अपने ममालिक की तारीख की बात है। आपकी बात बहुत सही है और मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं, हम एक्सपोर्टर हैं, हम बिलियंस की एक्सपोर्ट की है, लेकिन 3 चीज़ें घूम फिर के आ जाती है। पहली चीज़ आपकी क्वालिटी, दूसरी चीज़ आपकी प्राइस, तीसरी चीज़ आपका बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस लेवल, कंफर्ट लेवल है। नहीं, लेकिन आपसे अब अगर कोई आदमी अपना बायर, आप एक ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जिसकी आपके मुतालिक बहुत ही मनफी राय हो, अगर इस तरह अखबार की हेडलाइंस आएंगी तो पब्लिक ओपिनियन नहीं देखे, तरीका होता है ना एक ट्रेड, आप नफरत ना करें ना किसी से, आप तिजारत करें, मैं भी यही कह रहा हूं, नफरत क्यों कर रहे हैं आप किसी से? 2 तरह के रिलेशन, एक कमर्शियल रिलेशनशिप होती है ट्रेड का और दूसरी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होती है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी के तहत हुकूमत करती है। आप अपने बायर को रिस्पेक्ट दें, उसका कंफर्ट लेवल बढ़ाएं। और अमेरिका की ठनी भी है जी हाँ, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने कोई एब्सोल्यूट बात नहीं की एक दूसरे की। ये प्रोफेशनलनेस है। मैंने आपको बतला रहा था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल में डेनिम सेक्टर माशाल्लाह वो एक हमारा विनिंग हॉर्स है, जिसने अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो की गई है वो पाकिस्तान से की गई है और पाकिस्तान ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चाइना की $276 मिलियन थी, हमारी 276 मिलियन डॉलर थी, चाइना की 274 थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो आपको जहन में रखना चाहिए कि अंकिल सैम को आप नाराज़ करके हासिल कुछ नहीं कर सकते। IMF का बोर्ड रिमोट उनके हाथ में, IFC का उसका है, FATF का उसका है, FATF यूरोपियन यूनियन निगाह वहाँ देखता है, फिर यहाँ फैसला करता है। 27 ममालिक GSP प्लस जो आपको ड्यूटी फ्री दिया हुआ है, जिससे आप एक्सपोर्ट करके छक्के लगा रहे हैं, ये सब चीजें मैं कहता हूँ आप चाइना से बिगाड़ो नहीं, लेकिन आप
अमेरिका से भी तो नहीं चाइना बिगाड़ो। से भी आप अच्छे ताल्लुकात रखें चाइना और से भी इन आप- ममालिक से भी खराब ताल्लुकात ना होने और दें। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूं कि चाइना ने कहीं दुनिया में ये नहीं कहा अपने एलाइज को कि भाई आप वैसे ताल्लुकात ना रखें। चाइना अपने एलाइज को कभी ये नहीं कहता, चाइना खुद भी उनसे अच्छे ताल्लुकात रखता है वैसे, और अगर कोई और रखना चाहता है तो कहता है भाई आप अपना चाइना ने इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सनतें लगाई थी, ये वो सनतें थी जिन पे ड्यूटी अमेरिका ने बढ़ा दी थी, और चाइना यहाँ लाके एक्सपोर्ट करके उन्हीं बायर को, यूरोप अमेरिका को यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है। वो उसमें डिले हुआ, वो अलग बात है। डिले तो बहुत सारी चीजों में हो गया। तो ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मौजूदा तौर पे सीपेक के ऊपर इतनी कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। इस हुकूमत ने सीपैक को बहुत तरजीहात नहीं दी हैं जो उससे पहले वाली हुकूमत ने दी थी। यही वजह है कि सीपैक के ज़्यादातर मंसूबे जो स्लो डाउन हुए। नहीं, उसमें असल में आपके साथ ये बात हो सकती है क्योंकि आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। बात कुछ ऐसी कि स्ट्रेटेजिक कुछ हमारी वर्कआउट नहीं हुई। आपको पता होगा सीपेक बुनियादी रूट उरमची से मिला रहा है। दैट्स काइंड ऑफ वी आर डूइंग अ फेवर टू चाइना, आई विल बी वेरी फ्रैंक। जी, उसकी वजह ये है कि ये पूरा डेजर्ट रीजन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, सड़क हमसे बनवा के जंगल तक पहुँचा दी है। तो मामू कौन हुआ, कौन मामू हुआ? अच्छा, आप समझ गए ना। हाँ। तो बेसिकली बात ये कि वी हैव डन देम अ फेवर बाय बिल्डिंग अ रोड टू अ प्लेस व्हिच इज नॉट वेरी इकोनॉमिकली एक्टिव। दे वांट टू डू समथिंग विद इट। सीपैक का जो आप है नक्शे में देख लें अगर आपको शक हो। नहीं, मुझे पता बेसिकली क्या है कि ये ईस्टर्न चाइना जो है दैट्स मोर डेवलप्ड, वेस्टर्न चाइना जो है इट्स लेस। मैं आपको ज़रा सा मुझे मौका दें। हाँ, सीपैक जो है, जो वेस्टर्न चाइना से वो रूट ग्वादर के ज़रिए मिडल ईस्ट और यूरोप लेके जाना चाहते हैं, वो उनकी नीड है। क्योंकि वेस्टर्न चाइना से अगर कंटेनर जाता है शंघाई पोर्ट तो उसमें महीना लग जाता है। लेकिन वहाँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लिहाजा वो तो नक्शे के ऊपर लिहाजा जब यहाँ से इन रूट बनेगा तो वहाँ सनतें लगेंगी, फिर वो एक पॉइंट आपका दूसरा लेकिन मिल बेग गया साहब जहाँ पे आप 13 दिन में मिडल ईस्ट और 17 दिन में यूरोप पहुँच सकते लेकिन हैं। बेग साहब जिसे हम कह रहे हैं कि बड़ी अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव मार्केट हमें मिलेगी, वहाँ पर तो आबादी बहुत कम है। इट्स नॉट आबादी हमें नहीं मिल रही। वहाँ आबादी चाइना तो, का हाँ। एक सेकंड सुनिए ना कोई मार्केट है मेरे ख्याल से। वो दैट प्लेस इज नॉट अ मार्केट फॉर, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, मेरी बात सुन ले। आज आप मुझे जरा सा हाँ। आखिरी बात में करके देखें। चाइना की 80% जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है हेमरोज के रास्ते से, और वो वही उसको शंघाई के पोर्ट जो है उस पर वो मंगाया जाता है। इस रास्ते में टोटल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अमेरिकन की नेविगेशंस है, अमेरिकन का कंट्रोल है, आपको पता है। तो चाइना ये चाहता था कि उसका तेल एक ऐसे रास्ते से आए जहाँ पे अमेरिकन या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना हो, उनके जहाज़ चेकिंग ना करते हों, और फिर वो ग्वादर से उसका एक रूट बनता है। तो ये एक नेशनल स्ट्रेटजी के तौर पे उन्होंने टू पार्ट्स ऑफ द डील ना। वन पार्ट ऑफ द डील इज के चलो ठीक है, अगर हम उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं तो वो भी फिर हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दें। लेकिन अभिनंदन की दफ़ा में हमने जो एक स्ट्रेटेजिक देखें, ये एक बहुत ही जैसे आपके कॉम्प्लिकेटेड किस्म की अरेंजमेंट है जिसका एम ये है कि हम इकोनॉमिक एडवांटेज भी उससे उठाएं, हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी उसमें हो, हमें डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी हो डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा नेबर है, उसके साथ हमारे जितने रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे सोशल एंड कल्चरल, उससे भी हमें फ़ायदा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि देखें, आप कह रहे थे ना कि स्टॉल ये हुकूमत, असल में प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान का जो व्यू है चाइना का बिल्कुल चेंज हो गया। वो व्यू इसलिए चेंज हुआ कि जब अभिनंदन वाला वाक़या पेश आया, हमने तो खैर हमारे तो एजअप हुआ ना, हमने जहाज़ गिराया, उनके बंदे को हम एक तरह से स्टेप अप थे, लेकिन चाइना ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो हल्के हैं ना, वहाँ पे बड़ी हलचल सी रही कि ये क्या है, मतलब ये क्या चाइना का ड्रामा है। अपनी दफ़ा में वो चाहता है कि लद्दाख में हम डिप्लोमेटिकली भी उसका साथ दें और हर तरह से, लेकिन हमारी दफ़ा में कहीं इधर उधर कहीं हो गया, चाइना को पता ही नहीं लगा। हमें चाइना पे इस वक्त यही टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, डाउट नहीं करना चाहिए। चाइना ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जितना पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वीटो राइट इस्तेमाल करें, किसी मुल्क ने हमारे लिए नहीं करे। ये एक ही मुल्क है हमारा जो यूनाइटेड नेशन में भी और दूसरे फोरम्स में भी क्रिटिकल सिचुएशन पे एफएटीएफ के अंदर जो उसने रोल प्ले किया, देखें बेग साहब, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एपीजी के अंदर, एफएटीएफ के अंदर जो रोल चाइना ने प्ले किया, बस मतलब चल चलाओ वाली बात की, को ख़ास कोई
बात नहीं की, आप खुद जानते हैं वोट किसको दिया, क्या हुआ। लेकिन ये चल चलाऊ बातें कर रहे हैं वो लोग। इससे ज़्यादा अच्छे एलाइज रीजन के अंदर भी मौजूद हैं और भी हैं। मैं ये नहीं कहता चाइना से आप बिगाड़े नहीं, मैं कहता हूँ आप यूनी डायरेक्शनल अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं रखो, आप सबसे दोस्ती रखो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी दी थी कि पाकिस्तान दुनिया भर के सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, बिलखुसूस वो ममालिक जो मुस्लिम ममालिक है मशरिक वस्ता के। पाकिस्तान बिग पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको पता होगा ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विजन है। देखिए, जब भी हमने इंटरफेरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के मुकाबले में हमें नुकसान हुए हैं, ये आपको पता है। वो कोई भी वार को देख लें, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं कहा कि अपने इंटरेस्ट वॉच करो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन ये आपको बता दूं फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मॉरल्स। मॉरल्स मींस राइट्स एंड रॉन्ग, ये राइट एंड रॉन्ग। कायद-ए-आज़म ने तो टेक्सटाइल के लिए भी ये कहा था कि ज़राई सनती पाकिस्तान मुझे चाहिए, यानी ज़राअत को डेवलप करें और उस ज़राअत के प्रोड्यूस को यूज करें आप सनत में और फिर एक्सपोर्ट करें। तो हम भूल गए, हमने ज़राई सनती पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल की जो टेक्सटाइल मिल की बुनियाद रखी गई, आपको पता होगा वली का टेक्सटाइल साइट मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात, मैं कब नहीं मान रहा। तो देखो वो विजन काम की थी ना, आज तक काम आ गई आपके। विजन काम की थी, काम आ गई। ये भी विजन ले लो, ये भी विजन काम आ जाएगी। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है। सर्विस सेक्टर 62% तक पहुंच गया है। 19% मैन्युफैक्चरिंग, 19% ज़राअत रह गई है। ये टाइम है, लम्हे फ़िक्रिया है कि हमने पाकिस्तान को ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कायद-ए-आज़म ने, वही बनाना है। बड़ी आम गुफ्तगू हुई है यहाँ पर, लेकिन उसको करने के चाहिए पानी। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी आपके साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर। नाजरीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।